नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। थॉमस कप में जीत का परचम लहराने वाली भारतीय टीम का हिस्सा ले रहे पहला सिंगल जीतने वाले उत्तराखंड निवासी लक्ष्य सेन ने कहा है कि 14 बार जो टीम जीत चुकी थी उस टीम को हरा पाना सपना सरीखा रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी टीम बैलेंस थी और टीम ने एकजुटता के साथ एक दूसरे की मदद की है। तो वहीं लक्ष्य ने यह बताया कि जीत के बाद हर जगह से बधाई के संदेश आ रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम से और उनकी बात की। और रविवार की शाम को ही प्रधानमंत्री ने फोन पर इन खिलाड़ियों से बात की और कहा कि तुम्हारी तीनों पीढ़ियां बैडमिंटन में है, तुम्हारे दादा पिता और तुम्हारे भाई बाल मिठाई खिलानी पड़ेगी। आपको बता दें, आगे उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्य ने कहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। टीम के लिए पहला सिंगल खेला और टीम को जीत दिलाना खुशी का पल है। इस जीत से भारतीय बैडमिंटन बहुत ऊपर जाएगी। टीम ने एक दूसरे को काफी सपोर्ट भी किया। इस दौरान पिता DK सेन ने कोच के तौर पर काफी हेल्प की है। हालांकि टीम में 10 खिलाड़ी, 6 कोच समेत स्पोर्ट्स स्टाफ की और देश की जीत है। ये माइलस्टोन है। और हिमालय में पांचवें धाम के रूप में स्थापित श्री हेमकुंड साहिब के कपाट अब 22 मई को खुलने जा रहे हैं। इस साल चारधाम यात्रा में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है और इन्हीं की व्यवस्थाओं को बनाने में अब सरकार, प्रशासन और इससे जुड़े तमाम विभागों के पसीने छूट रहे हैं। हेमकुंड साहिब में इस साल बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने विचार विमर्श कर एक बड़ा फैसला लिया। इसमें इस साल 22 मई से शुरू होने जा रहे यात्रा में एक दिन में 5000 सिख श्रद्धालु ही हेमकुंड साहिब में पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर माथा टेक सकते हैं। कहा गया है कि हरिद्वार में आपको बता दें कि इस दौरान गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने बताया इस संबंध में जानकारी देते हुए कि चारधाम यात्रा की तरह ही इस साल हेमकुंड साहिब में भी भारी मात्रा में सिख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और यहां पर आए सिख श्रद्धालुओं को यात्रा में आने में कोई दिक्कत ना हो और कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर सरकार के साथ विचार विमर्श किया गया है। इसमें फैसला किया गया कि प्रतिदिन 5000 से अधिक सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था नहीं टेक सकते। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन न होने पर हैदराबाद के तीर्थयात्रियों का विरोध प्रदर्शन सामने आया। यहां चारधाम यात्रा में प्रवेश द्वार पर ही ऋषिकेश में चारधाम यात्रियों का पंजीकरण कराया जा रहा था, लेकिन चिलचिलाती धूप में घंटों खड़े होने के बावजूद भी इन यात्रियों का पंजीकरण नहीं हो सका, जिसके बाद यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। और इसी सिलसिले में सोमवार को ऋषिकेश चारधाम यात्रा पंजीकरण सेंटर पर पंजीकरण न होने की वजह से गुस्साए हैदराबाद के तीर्थयात्रियों ने हंगामा किया। यात्रियों ने यहां उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस ने यहां पर तीर्थयात्रियों को शांत कराया। इस दौरान तीर्थयात्री पंजीकरण देकर चारधाम यात्रा पर भेजने की मांग पर अड़े रहे। सोमवार को भी BTC परिसर में हैदराबाद के तीर्थयात्रियों ने अचानक हंगामा कर दिया। यात्रियों का यह कहना है कि चारधाम यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण नहीं कराया जा रहा। तीर्थयात्रियों ने सरकार की व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी हैदराबाद से चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश वो पहुंचे हैं, लेकिन अब उनको चारधाम यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही और ये कहा जा रहा है कि चार धामों में निर्धारित तीर्थयात्रियों की संख्या आगामी कुछ दिनों के लिए पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब तीर्थयात्रियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें चारधाम यात्रा मार्ग पर नहीं भेजा गया तो वो सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए मजबूर होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। और फटी जींस बयान पर काफी आलोचना झेलने वाले गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने पुराने बयान पर कायम है। उनका यह कहना है कि फटा हुआ कपड़ा कभी भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। उन्होंने जींस का विरोध नहीं किया था, बल्कि फटी जींस पर ऐतराज किया था। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए तीरथ सिंह रावत ने मार्च 2021 में बाल संरक्षण अधिकार आयोग की ओर से आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में यह बयान दिया था कि आजकल के बच्चे बाजार में घुटनों पर फटी जींस खरीदने जाते हैं। रविवार को श्रीनगर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रावत ने एक बार फिर से फटी जींस का मसला उठाया।
उन्होंने कहा कि विदेशी लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करते हुए फटी जीन्स पहन रहे हैं। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो फटी जीन्स संबंधी अपने पुराने बयान पर कायम है। उन्होंने आगे कहा कि मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि लाखों लोगों ने इसे स्वीकारा है। और इसी बीच उत्तराखंड के काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और पुलिस ने छापा मारकर एक होटल से 7 युवक और 8 युवतियों को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई इन महिलाओं में 3 शादीशुदा और 2 किशोरी शामिल हैं। देह व्यापार में होटल संचालक और उनकी पत्नी के शामिल होने की भी बात सामने आई है। साथ ही पुलिस उनकी तलाश में दबिश भी दे रही है और शनिवार की शाम को सूचना के आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के निरीक्षक बसंती आर्य की अगुवाई में ट्रैफिकिंग सेल रुद्रपुर और कुंडा थाना प्रभारी प्रदीप नेगी ने ग्राम सरवरखेड़ा स्थित पैराडाइज होटल में छापा मारा है। टीम ने यहां पर होटल के सभी कमरों की तलाशी ली, जहां 7 युवक और 8 महिलाएं संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए हैं। इनमें से कई के पास पहचान पत्र नहीं था और होटल के रिकॉर्ड में भी उनकी एंट्री नहीं की गई थी। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद कर ली हैं और पुलिस ने बताया कि पूछताछ में सभी आरोपियों ने अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त होने की बात स्वीकार कर ली है। आगे की पड़ताल में पुलिस को पता लगा है कि होटल संचालक वेद प्रकाश चौहान और उसकी पत्नी एक सेक्स रैकेट चलाती है। और वहीं पर एसपी चंद्र मोहन सिंह ने यह भी बताया कि इस प्रकरण में कुंडा थाने में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 किशोरियां हैं जबकि 3 शादीशुदा महिलाएं शामिल हैं। इस दौरान एसपी ने यह भी जानकारी दी कि पुलिस को होटल संचालक और उसकी पत्नी की अभी तलाश है। और एक मां की ममता उस समय मर गई जब उसने जन्म लेते ही अपने बेटी को जंगल में छोड़ दिया। दूसरे दिन वो जंगल में देखने गई तो बेटी की सांसें थम चुकी थी। बताया जा रहा है कि तीसरी बेटी होने पर इस महिला ने इस प्रकार की निर्दयता दिखाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बाल कल्याण समिति की दौलीगाड़ गांव के पास जंगलों में नवजात का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। समिति के लोग पुलिस को लेकर वहां पहुंचे तो शव नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। तब पता चला कि क्षेत्र की ही एक गर्भवती 10 मई से अपने 3 बच्चों के साथ लापता है। महिला ने गंगोलीहाट में किराए के मकान में रहने की बात सामने आई, जिसके बाद पूछताछ करने पर इस महिला ने बताया कि 6 मई को उसने गांव के जंगल में एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन बेटे की चाहत में उसने बच्ची को कपड़े में लपेटकर वहीं रख दिया। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर मंगल पड़ाव पुलिस चौकी के पास शनिवार की रात को एक मजदूर की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। बता दें आपको कि इस मजदूर की बहन ने बताया है कि उसके भाई को रात में एक अज्ञात युवक ने जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर निवासी पुताई का काम करने वाले दीपक सागर शनिवार की रात घूमने के लिए निकला था। उसके बाद उसके साथ उसकी बहन सुषमा भी थी और बहन का यह कहना है कि मंगलपड़ा पुलिस चौकी के पास उसी के सामने एक युवक ने दीपक को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी कारण वो अपने भाई को वहां से दूसरी जगह ले गई और कुछ ही देर बाद वो भाई को छोड़कर घर चली आई। शक होने पर उसने भाई को कॉल किया तो वो पॉल कॉम्प्लेक्स के पास था। बताया गया कि सुबह पुलिस ने सूचना दी कि उसके भाई की मौत हो गई है। परिवार के लोगों ने भी मोर्चरी में जाकर देखा तो भाई को ईंट पत्थर से मारा गया था। तो वहीं मंगल पड़ाव चौकी प्रभारी कश्मीर सिंह ने बताया है कि दीपक घायल अवस्था में चौकी से कुछ ही दूर पर पड़ा मिला। पुलिस ने उसे अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से उसका इलाज कराना चाहा, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान बहन का यह आरोप सामने आया है कि उसे किसी ने मारने की धमकी दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और धमकी देने वाले युवक को चिन्हित कर लिया गया है। और उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर करीब 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही 117 ऐसे मरीज हैं जो अभी भी सक्रिय हैं और उनका इलाज जारी है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या अब 92,624 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 906 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 3 जिलों में
कोरोना संक्रमण से संक्रमित 13 लोग संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 11, उधम सिंह नगर में और टिहरी जिले में एक संक्रमित मिले हैं, जबकि किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम हुई है। साथ ही आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर 2 मरीज ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 88,986 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। ऐसे में 8 जिलों में 117 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले में कोई सक्रिय मामला नहीं आया है। प्रदेश की रिकवरी दर की बात की जाए तो वो करीब 96.7% है और संक्रमण दर 1.41% दर्ज की गई। और प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से बिजली की मांग बढ़नी शुरू हो गई है। रविवार को कुछ राहत के बाद अब सोमवार को एक बार फिर से डिमांड में करीब 49 मिलियन यूनिट रहने का अनुमान जताया गया। लगातार महंगे दामों में बिजली खरीदने वाले यूपीसीएल को अब राज्य और केंद्रीय पूल से करीब 39 से 41 एएमयू बिजली मिलनी शुरू हो गई है। ऐसे में यूपीसीएल के एसआई कमर्शियल गौरव शर्मा ने बताया है कि रविवार को करीब 46 एएमयू की डिमांड थी, जो कि इस समय से पूरी हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि अब सोमवार के लिए 49 एएमयू डिमांड आंकी गई है, जिसके सापेक्ष पूरी बिजली उपलब्ध करा ली गई है। ये भी बताया गया कि रविवार को कहीं भी बिजली कटौती नहीं की गई, सोमवार को भी कटौती नहीं की जाएगी। उधर जो बिजली बाजार से खरीदी जा रही है उसके दाम भी अब 12 से घटकर 4 रुपए और 4 से 6 रुपए प्रति यूनिट तक आ गए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उसी से सापेक्ष मंगलवार को बिजली की डिमांड 50 एमयू का आंकड़ा भी पार कर सकती है। उत्तराखंड में श्रीनगर में हिंदू और मुस्लिम कौमी एकता ने लोगों को मानव धर्म का संदेश दिया। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू घर के निर्धन बेटी की डोली को अपने घर से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ विदा किया। शनिवार को टमटम मोहल्ले में प्यारेलाल की बेटी सुनीता की शादी थी और गरीबी के कारण प्यारेलाल के सामने बेटी की शादी करना एक बड़ी चुनौती बन गया था। ऐसे में प्यारेलाल के पड़ोस में रहने वाली हिना खान और सलीम खान ने सुनीता की शादी कराने का बीड़ा उठाया। उन्होंने इसके लिए अपने घर की छत पर एक टेंट लगवाया और यहाँ मेहंदी की रस्म और हल्दी की रस्में अदा की। इसके बाद शनिवार को जब देहरादून से सोनू बारात लेकर पहुंचा तो पूरे हर्ष और उल्लास के साथ दोनों समुदाय के लोगों ने बारात का स्वागत किया। बारातियों का भोजन भी उन्होंने अपने ही घर करवाया, जिसके बाद काली मंदिर में सजाए गए मंडप में हिंदू रीति रिवाज के साथ इन दोनों को पंडित ने 7 फेरों की रस्म पूरी करवाई। इस मौके पर मोहल्ले के लोगों की ओर से सुनीता और सोनू को बहुत सारे उपहार भी दिए गए। साथ ही शादी का खर्च उठाने वाले हिना और सलीम ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को दावत भी दी। दोपहर के बाद जब सुनीता की विदाई हुई तो यहाँ मौजूद लोगों की आंखों में नमी देखी गई। और उत्तराखंड में ही 6 साल बाद अब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा रविवार से शुरू हो गई है। उत्तराखंड पुलिस सिपाही के 1721 पदों पर यह भर्ती चल रही है और इन पदों के लिए प्रदेश से 2,60,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें करीब 91,036 महिलाएं और 1,69,000 पुरुष हैं। लंबे समय के बाद शुरू हुई पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं में भी काफी जोश है। पुलिस लाइन में पहले ही दिन महिलाएं भर्ती बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई भर्ती में नजर आई, जहां पर देहरादून में एसएसपी जमेन खंडूरी ने बताया है। जमजय खंडूरी यहां कहते नजर आए कि 4 जुलाई तक देहरादून के साथ ही पूरे प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। देहरादून में हर दिन 400 अभ्यर्थी भाग लेंगे और जिले में 20,000 अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती में आवेदन किया है। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती के लिए सभी 13 जिलों में करीब 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में बनाए गए। गौरतलब यह है कि उत्तराखंड पुलिस सिपाही भर्ती के लिए विधानसभा चुनाव के लिए लगे हुए आचार संहिता से पहले इन पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस भर्ती को लेकर अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए और दोबारा सरकार गठन के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतिम तिथि तक आए गए आवेदन की संख्या पुलिस को सौंप दी गई।
और इसी बीच पिछले कई दिनों से आसमान से बरस रही आग के चलते राजधानी दून और आसपास के तमाम इलाकों में इस साल गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राजधानी दून में रविवार को पूरे प्रदेश में सबसे अधिक गर्म टेम्परेचर रहा। यहाँ पर रविवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस साल का अब तक का सबसे अधिकतम तापमान है। तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो देहरादून में न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री दर्ज किया गया। जहां तक राज्य के दूसरे शहरों में बात है तो अधिकतम तापमान का सवाल है तो पंतनगर में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री, मुक्तेश्वर में 29 डिग्री और टिहरी में 29.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। जबकि एक दिन पूर्व राजधानी दून का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल राजधानी दून का यह अधिकतम तापमान है और पिछले साल 28 मई को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री दर्ज किया गया था। और प्रशासन की कड़ी निगरानी के बावजूद अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की कैबिनेट है जो तमाम मंत्री जिले में औचक निरीक्षण कर अधिकारियों पर नकेल कस रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बेखौफ अपराधी सरकार की कोशिशों पर पलीता लगा रहे हैं। इसी क्रम में आगरा में ड्रग माफिया का कारनामा संज्ञान में आया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। डाल डाल में पात पात, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां अपराधी ना तो अपनी हरकतों से बाज आ रहे हैं और ना ही प्रशासन अपराधियों पर कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है। ताजा मामला सामने आया है आगरा से, जहां अवैध नशीली दवाइयों और सैंपलिंग की दवाइयों का जखीरा आगरा एसटीएफ ने बरामद किया। तो वहीं इस दौरान एक ड्रग माफिया को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि एसटीएफ ने दवा माफियाओं पर छापेमार कार्रवाई करते हुए लगभग 50 लाख रुपए की दवाओं का जखीरा बरामद किया। पर यह हाल तो तब है जब हाल ही में खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लगातार दौरे कर जिलों में तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। पर मौत के सौदागरों को न शासन प्रशासन का डर है, न ही कार्यवाही का। बहरहाल एसटीएफ ने औषधि विभाग के अधिकारियों और क्षेत्रीय पुलिस के सहयोग से इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और ड्रग माफिया को अपने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई और पूछताछ शुरू की। ये घटना नीतिबाग चौकी क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी की है, जहां एक गोदाम पर छापेमारी के दौरान ये खबर सामने आई, जहां से सैंपल की कई लाखों की दवाएं बरामद की गई हैं। गौरतलब है कि दवा माफियाओं ने वासुदेव नाम के युवक के घर में किराए पर एक कमरा ले रखा था और उसी कमरे को गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें सैंपल की दवाइयां रखी जाती थी और ये गोदाम सोनू अग्रवाल का बताया जा रहा है। तो वहीं इस गोदाम में कई ब्रांडेड कंपनियों के सैंपल की दवाइयां भी बरामद की गई हैं। फिलहाल एसटीएफ आगरा के द्वारा सोनू अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द कई ड्रग माफिया बेनकाब होंगे। ये जानकारी जुटाई गई और एडीएम साहब के निर्देशन में, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के निर्देशन में हम इनके सहयोग के लिए आए हैं। तो यहाँ भारी मात्रा में आप देख ही रहे हैं, ये फिजिशियन सैंपल की दवाई पकड़ी गई है। कौन कौन सी दवा है इसमें? हर तरह की, हर प्रकार की दवा, एंटीबायोटिक, पेन किलर, अच्छे ब्रांडेड कंपनियों की दवा है, अरिस्टर्ड है। अच्छा, तो ये सारी दवाएं जो है प्रतिबंधित होती हैं। अच्छा, तो फिजिशियन सैंपल केवल डॉक्टर के माध्यम से गरीब पेशेंट को दी जाती है। अच्छा, तो कितना बड़ा जखीरा मिला है? ये लगभग 50 लाख के आसपास का अनुमानित कीमत है, इससे बढ़ भी। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन सतर्क मोड में है और लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।